हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको डिजीज़ यानी कि बीमारियों के बारे में पढ़ाऊंगी कि बीमारियां क्या होती हैं और उनसे संबंधित जैसे संक्रामक बीमारियां और जो आपकी आनुवांशिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो बीमारियों से जानने के पहले आप उनके बारे में ये जानिए कि पहले स्वास्थ्य क्या होता है, क्योंकि अभी होता है ना कि बीमारी किसको कहेंगे। तो क्या आप ज़रूरी है सिर्फ बच्चे को अगर किसी को भी सर्दी जुकाम हो गया तो क्या उसको बीमारी कह देंगे, सिर्फ वही बीमारी है? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए अगर नींद नहीं आ रही है या फिर अगर कह रहे हैं कि वो मानसिक तनाव उसको है, वो भी एक प्रकार की बीमारी होती है। तो बीमारी मोस्टली कहते किसको है, तो पहले आप स्वास्थ्य जानिए फिर उसके से बीमारियों के बारे में समझिएगा। तो इसमें मनुष्य का शारीरिक यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हो गया, कोई भी कमी हो गई तो शारीरिक और सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार यानी कि बीमारी से रहित होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर सामाजिक की बात करें, शारीरिक तो आप समझ रहे होंगे कि शरीर से जो भी रिलेटेड आपको बीमारियां हो गई। सामाजिक की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आप पूरे साफ सफाई से आप एकदम स्वच्छ हैं, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कोई गंदगी फैली हुई है या फिर आस पड़ोस में किसी को कोई बीमारी है, अगर वो संक्रामक है तो कभी ना कभी वो कुछ दिन बाद वो बीमारी आपको भी होने की संभावना होती है। तो ये क्या होता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। और मानसिक रूप से जो मानसिक तनाव, क्योंकि आजकल लोगों को मोस्टली जो नॉर्मल बीमारी से ज़्यादा सबको क्या है, मेंटल बीमारी होती है, यानी कि मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, मानसिक रूप से बीमारी होती है। तो उससे तनाव रहित होना यानी कि अगर उसको कोई मानसिक प्रेशर नहीं यानी कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, उससे रहित होना, और तथा विकार यानी कि कोई भी बीमारी से जैसे सर्दी जुकाम हो गया, टाइफाइड हो गया, एक्स्ट्रा, तो उससे दूर रहित होना ही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का सर्व प्रमुख धन है। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य ही क्या होता है, मनुष्य का सबसे प्रमुख धन है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो आपके पास कितने भी धन हो वो कोई काम के नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वस्थ ही होना सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यानी कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, फिर बाकी आपको हर एक चीज़, चाहे पैसा हो कोई भी चीज़ हो, वो आपको काम आएगी। तो अब चलते हैं बीमारियों पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो अब डिजीज़ किसको कहेंगे, डिजीज़ या रोग या बीमारी। तो अ डिजीज़ इज़ ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि एक तरह से कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन यानी अस्वस्थ होना ही, दैट एडवर्सली अफेक्ट, जो हमको किसी न किसी रूप में क्या करता है, वो अफेक्ट करता है द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी पार्ट को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। यानी कि रोग अर्थात अस्वस्थ होना और प्रायः क्या, शरीर का पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कोई भी कमी होना या कोई बाधा आना ही क्या होता है, रोग कहलाता है। ठीक है, तो रोग क्या होगा कि यानी कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी थोड़ा सा भी आपको कोई काम करने में तकलीफ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको बैठे हुए हैं अगर आपका मन या मतलब कह सकते हैं सर भारी है, वो सब आपका कहीं ना कहीं एक तरह से वो बीमारियां ही होती हैं। तो ये सब आपके क्या है, बीमारियों की नाम है। अब कुछ यहाँ पे देखिए, बीमारियां भी कई तरह की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रोग। अगर रोग की भी बात करें तो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसा आपका होता है एक एक्वायर्ड डिजीज़, और मोस्टली ये दो आपके होते हैं, पहला एक्वायर्ड, दूसरा है कॉन्जेनाइटल डिजीज़ या फिर जन्मजात रोग। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि एक्वायर्ड डिजीज़, एक्वायर्ड मतलब जो अर्जित करना, अर्जित मतलब जैसे बच्चा मान लीजिए पैदा होता है तो जो रोग जन्म से ही ना हो, यानी कि जन्म के बाद उसको जो भी रोग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अर्जित रोग। यानी कि क्या कहते हैं कि जन्म के बाद बच्चा क्या किया, उस बीमारी को एक्वायर्ड कर लिया। जैसे मान लीजिए सर्दी हो गया, निमोनिया हो जाता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता कहते हैं निमोनिया हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, ये सब क्या है आपके एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, जो जन्म के बाद हुए हैं, जन्म से पहले नहीं हुए हैं। और कॉन्जेनाइटल डिजीज़, जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर हीमोफीलिया है पेरेंट्स में, तो किसी न किसी जनरेशन में बच्चे के
बच्चों में ज़रूर वो आपको बीमारी देखने को मिलेगा, चाहे जैसे थायराइड हो गया, वो सब क्या हो गया आपके कॉन्जेनाइटल डिजीज़। ठीक है, अब एक्वायर्ड डिजीज़ को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको क्या बोलते हैं, संचारी रोग, या इसी को हम संक्रामक रोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब जो संक्रमण द्वारा फैलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को खांसी जुकाम है घर में, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, परिवार के बाकी सदस्यों में वो फैल जाता है। यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलना ही क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट हो, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये क्या होगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो किसी के संपर्क से ना फैले। जैसे अब किसी व्यक्ति को मोटापा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब उसको है तो वो उसको हुआ तो हमको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, कि उसको नहीं आ रहा तो हमको भी ऐसा बीमारी ना हो जाए। तो वो सब आपके क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। या फिर जैसे मान लीजिए कैंसर है तो कैंसर भी कोई आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता है। अगर एड्स की बात करें तो वो भी आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें ये आपके थे टाइप्स ऑफ डिजीज़। और जेनेटिक डिसऑर्डर वही जो आपके जन्मजात रोग हैं, जो जेनेटिक आनुवांशिक रोग जिनको बोलते हैं, जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, थायराइड हो गया, ये सब आपके क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अब किसके किसके द्वारा ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ मिला रहे हैं या किसी से फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने की संभावना होती है। एक होता है एयर के द्वारा, से मान लीजिए कोई व्यक्ति को छींक आया, स्नीज किया, तो उसके जो भी ड्रॉपलेट्स हैं अगर एयर में गए तो वहाँ से क्या हुआ, व्यक्ति के शरीर मुंह तक पहुँचेगा नाक से होते हुए, तो वो क्या हो जाएगा, उसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को टच कर दिया, अगर मेरे हाथ में कोई वायरस बैक्टीरिया है तो कोई अगला व्यक्ति उसको अगर टच करेगा तो उसके भी शरीर में पहुँचने की संभावना है। बाय फूड कि भोजन अगर दूषित है उसके भी द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है कि अगर कोई कीट ने, तो कीट के द्वारा होता है तो कीट से नहीं होता है, वो क्या होता है, वाहक का कार्य करता है, यानी वेक्टर का कार्य करता है। और या फिर रैबिड एनिमल के थ्रू हो सकता है। तो आपको पहले हम इंसेक्ट से कैसे होगा उसको समझाने के लिए हम आपको पहले एक चार्ट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिए मॉस्किटो का। तो आपने सुना होगा कभी कभी कि क्या होता है, व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। क्या हो गया है, मलेरिया। तो अगर नॉर्मली लोग कहते हैं क्या, मच्छर ने काट लिया और क्या हो गया, मलेरिया हो गया। मच्छर के काटने से क्या हो गया, मलेरिया हो गया, जो कि ऐसा नहीं है। कभी भी मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है। वो किसके वजह से होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोवन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। वैसे प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं, तो वाइवैक्स ना लिखकर यहाँ हम स्पीसीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज, तो जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है इसके वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, लेकिन मॉस्किटो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का कार्य करते हैं, यानी वाहक का कार्य करते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी को क्या है, कोई व्यक्ति प्लाज्मोडियम से ग्रसित है या फिर किसी को क्या है, मलेरिया ऑलरेडी हुआ है, तो मॉस्किटो उस पर बैठेगा और उसके क्या होगा, ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा और सक करके फिर किसी व्यक्ति में इंजेक्ट कर देगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो मलेरिया से ग्रसित हो जाएंगे। वैसे इसके कई दो होस्ट में इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं। फिलहाल आप अभी प्रोटोजोन नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये जान लीजिए कि मॉस्किटो क्या हो गया, वाहक हो गया, यानी वेक्टर हो गया। जैसे आपका हाउस फ्लाई, कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए घरेलू मक्खी भी भोजन पे बैठ के क्या करती है, भोजन को दूषित कर देती है। तो कैसे करती है, जैसे मान लीजिए किसी भी
वेस्ट मटेरियल पे अगर वो मक्खी बैठ गई तो वो मक्खी क्या करेगी, फिर आके वो भोजन पे बैठेगी और वो जब हम भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको भी बीमारी हो जाएगी। तो वो सिर्फ वाहक का कार्य की कौन, मक्खी, लेकिन मक्खी की वजह से बीमारी नहीं हुई। तो ये जितने भी जैसे सैंड फ्लाई हो गया आपका, टिक्स हो गए, मिडजेस हो गए और मॉस्किटो, ये सब आपके एक तरह से क्या हैं, वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनको समझने के लिए आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है वेक्टर और पैथोजन में। तो जो वेक्टर होते हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट कैरीज करते हैं क्या, एंड ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं क्या, डिजीज। तो वही क्या हो गया, रोगवाहक वे प्राणी हैं जो क्या करते हैं, संक्रामक रोगों को एक रोगी से निरोग व्यक्ति में क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति में पहुंचाने या कह सकते हैं ट्रांसमिट, पहुंचाने का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। ठीक है, और अगर वही बात करें पैथोजन की तो ये क्या है, कारक है। जैसे मान लीजिए दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं दैट कॉजेज डिजीज, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस यानी कि क्या, विषाणु, फंजाई कवक, और प्रोटोजोअन को प्रोटोजोआ ही लिखते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अब वेक्टर में आपके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, अभी मैंने बताया इंसेक्ट आ जाएंगे, और क्या आ जाता है, मॉस्किटो आ सकता है, और क्या आएगा, मान लीजिए हाउस फ्लाई आ गई, ये सब आपके क्या है, वेक्टर हैं। और पैथोजन की बात करें तो आपके बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या हैं, आपके पैथोजन हैं। अब चलिए इसमें हम कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ पहले जो बैक्टीरिया के थ्रू होंगे, यानी कि पहले बैक्टीरियल का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, पैथोजन, और उनके सिम्टम क्या हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम पहले बात करते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया अगर इसके पैथोजन की बात करें जो उनको कॉज करता है तो उसका क्या नाम है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सफोकेशन होता है। क्या होगा, व्यक्ति को सफोकेशन होता है। अब इस डिप्थीरिया का अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, गलघोटू, गलघोटू। अगर हिंदी में इनको बोले तो क्या होता है, गलघोटू, यानी कि गला को घोटने वाला। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को सफोकेशन होता है, यानी सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, गलघोटू। ठीक है, तो इनका अगर सिम्टम बोले तो क्या हो जाएगा, उनको सफोकेशन होगा। और पैथोजन का नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई पूछता है कि ये किसके द्वारा होता है। दूसरा डिजीज़ है मेरा क्या है, पर्ट्यूसिस, जिसको बोलते हैं वूपिंग कफ। आपने सुनी होगी काली खांसी, इसी को कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, देखते होंगे अगर बच्चे में या फिर किसी में अगर काली खांसी हो जाती है तो आप देखते होंगे अगर वो खांसेगा तो उसकी आवाज़ एकदम जैसे लगता है कुत्ते जैसी आवाज़, उसका जैसे वो लग रहा है कुत्ता खांस रहा है, तो उस तरह का आवाज़ इसमें आने लगता है। किसमें, पर्ट्यूसिस में। इसको क्या बोलेंगे, वूपिंग कफ या काली खांसी। और इनके अगर पैथोजन की बात करें तो क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो आप पर्ट्यूसिस से ही याद कर लीजिएगा कि इसका नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे पैथोजन के। तो क्या हो जाएगा, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अगर सिम्टम की बात करें तो ये क्या अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये भी क्या करता है, ये भी ट्रैक को यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा टिटनस। और टिटनस को बोलते हैं लॉक जॉवर्टिज्म, यानी कि अगर इसको बात करें ये जबड़ाबद्ध, हिंदी में इसको बोलेंगे जबड़ाबद्ध।
जबड़ा बद्ध रोग। जैसे आप जानते होंगे कि अगर मनुष्य के माउथ की बात करें तो क्या होता है, ऊपर वाला माउथ आपका क्या है, अनमूवेबल है, लेकिन नीचे वाला ही बस पार्ट क्या होता है, यानी नीचे वाला जो लोअर जॉ है, यानी नीचे वाला जबड़ा है, वही सिर्फ आपका क्या होता है, मूवेबल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे व्यक्ति खाना खाए या कुछ भी करता रहे तो अचानक से उसका जबड़ा क्या होता है, रुक जाता है, जहाँ है वैसे पड़ा रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जबड़ा बद्ध। ठीक है, यानी कि जबड़ा बंद हो, रुक गया है, अब वो मूव नहीं करेगा। तो नीचे वाले ही पार्ट को क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला ही जबड़ा है वही क्या होता है, रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं जबड़ा बद्ध, यानी कि क्या, टिटनस जॉर्टिज्म। तो इसका जो अगर पैथोजन की बात करें तो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये क्या अफेक्ट करेगा, हमारे वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी वही यानी कि जो हमारी क्या है, ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कि हमारी क्या, ये ऐच्छिक है ना, हमारी इच्छा से घूम सकते हैं और नहीं भी, अगर हम चाहें तो इनको रोक सकते हैं। लेकिन अगर जब ये बीमारी हो जाती है तो वो क्या होंगे, वो अनैच्छिक हो जाते हैं, यानी कि बद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को, डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया और टेटनस के लिए, इन तीनों के लिए एक टीका आता है जिसका नाम है DPT। इन तीनों के लिए DPT एक वैक्सीन लगाई जाती है बचपन में ही बच्चे को। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस और T फॉर टेटनस। ठीक है, इसीलिए इसको नाम भी दिया जाता है कि कभी कभी पूछता है ट्रिपल वैक्सीन, तो इसका क्या नाम होता है, इसको क्या बोलेंगे, और ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, 3 बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल वैक्सीन। क्या, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। फिर है अगला आपका नेक्स्ट डिजीज़ है आपका निमोनिया। आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ और उसको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एल्वुलाई है, एल्वुलाई में क्या होता है, यानी कि क्या इसको बोलेंगे, कुपिकाएं। तो यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन जा रहा है और फिर यहाँ से ऑक्सीजन फिर बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको यहाँ से ऑक्सीजन आया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस कुपिकाओं में म्यूकस भर जाते हैं, म्यूकस यानी कि बलगम भर जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, यानी कि वो ना ही ऑक्सीजन सही से अंदर ले पाएगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकता है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे को निमोनिया हो जाता है। तो अगर इस निमोनिया की बात करें, इसका जो आपका कारक है तो वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। निमोनी से ही आप निमोनिया याद कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। तो इसमें दिया है, देखिए इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन, फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, यानी कि एल्वुलाई में या फिर कहें कुपिका में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी भर जाती है। क्या, अगर बलगम भर गया तो वही हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे, निमोनिया। फिर आता है आपका एक ट्यूबरक्लोसिस, जिसको यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, TB भी बोलते हैं। तो आपने पहले सुना होगा, शुरू में जब TB का नाम सुनेंगे तो पहले ये एक तरह से महामारी की तरह फैला हुआ था कि मतलब TB हो गया। तो जब इसका शुरू में इसका इलाज नहीं संभव था, तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट चालू किया गया था। उसके लिए एक ट्रीटमेंट यानी एक कार्यक्रम चालू किया गया था। आप लोगों ने सुना होगा डॉट्स, क्या बोलते हैं उसको, डॉट्स। तो कभी कभी इस डॉट्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है D फॉर डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली। D फॉर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। O फॉर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, और T फॉर ट्रीटमेंट,
टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट, ठीक है। और एस फॉर हो जाएगा शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से ही क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट मतलब इसका कोर्स क्या होना लेना पड़ेगा, शॉर्ट कोर्स में ही इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो कभी कभी डॉट्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डी फॉर डायरेक्टली, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड, टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट कोर्स, ठीक है। लेकिन जब बाद में इसका वैक्सीन खोज लिया गया, यानी कि जब इसका इलाज संभव हो गया, तो इसके लिए एक वैक्सीन आया, उस वैक्सीन का क्या नाम है, इलाज संभव हो गया तो उसके लिए टीका आया क्या, BCG, ये वैक्सीन है। वैक्सीन किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो अगर BCG की बात करें तो BCG का कई फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा बैसिलस, B फॉर बैसिलस, C फॉर कॉमेट और G फॉर ग्वायरीन। G फॉर ग्वायरीन, तो क्या हो जाएगा, बैसिलस कॉमेट ग्वायरीन, ठीक है। वैक्सीन किसका है, टीबी का। याद रखिएगा, दो मैंने नाम बताया, एक डॉट्स हो गया और एक BCG, इन दोनों का फुल फॉर्म पूछता, और प्लस आपका जो DPT का, इन तीनों के लिए जो आपके वैक्सीन लगाए जाते हैं। क्योंकि वैक्सीन इसलिए इनके लिए लगाए जाते हैं क्योंकि देखिए रोकथाम कर सकते हैं, अगर बीमारी हो गई तो उसके बाद उसको नहीं बचाया जा सकता है व्यक्ति को, लेकिन होने से पहले उनका हम उपचार यानी उनके रोकथाम के लिए पहले से क्या करते हैं, उसकी वैक्सीन लगा दी जाती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब अगला है टाइफाइड, तपेदिक जिसको बोलते हैं। इसके पैथोजन क्या है, सल्मोनेला टाइफी हैं, और इनके सिम्टम क्या होते हैं, उनमें सीवियर हेडेक आ सकते हैं, फीवर हो सकते हैं, या एब्डोमेन विथ रोज स्पॉट, क्या होता है, पेट में छोटे छोटे मतलब पैचेस यानी कि रेड स्पॉट, लाल दाने पड़ जाते हैं। कॉलेरा इसका है विब्रियो कॉलेरी, पैथोजन का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में क्या होगा, दर्द होगा, और प्लस वोमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी भी होता है। और आपने सुना होगा कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं हो तो सुनते हैं गर्मियों में अक्सर कि उसको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, तो इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है वो दूषित हो जाता है, किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ये आपका एक बैक्टीरियल ही इन्फेक्शन है, जो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम उसका नाम है। और इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा टंग, यहाँ पे स्वेलन टंग हो जाएगा, वॉमिटिंग हो सकता है, और डायरिया यानी कि पेचिस भी हो सकता है। और अगर व्यक्ति को 6-7 दिन के अंदर उसका इलाज नहीं कराया गया अच्छे से तो उसकी डेथ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग के द्वारा। तो ये था आपके कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। अब वायरल डिजीज़ को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभी पूछता है कि जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति को बैक्टीरियल बीमारी हो गई है, ठीक है, बैक्टीरियल अगर उसको डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो अब एंटीबायोटिक अगर बात करें तो अगर कभी कभी पूछता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, कौन सा है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो पेनिसिलिन था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो किससे बनाया गया था, मतलब ये क्या है, ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के विरुद्ध लड़ने वाला। तो अगर बात करें कि ये किससे इसको मतलब किससे इसका डिस्कवर किया गया था, तो ये एक फंजाई जिसको कवक बोलते हैं, और उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम,
ठीक है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसमें फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसे फ्लेमिंग क्या किए, एक कल्चर प्लेट लिए और उसमें क्या किए, बैक्टीरिया को ग्रो कराना शुरू कर दिए और कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिए। लेकिन जब फिर कुछ देर बाद आए तो उन्होंने देखा ये पूरा प्लेट क्या था, ये पूरा प्लेट, इसमें से बैक्टीरिया क्या था, बिल्कुल गायब थे, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं थे, यानी कि ख़त्म हो चुके थे, किल हो चुके थे। तो उन्होंने देखा यहाँ पे एक फंगस जो क्या था, ग्रो कर गया था और उस फंगस का क्या नाम था, यही पेनिसिलियम नोटेटम। तब उन्होंने इसी की डिस्कवरी की कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो ये था बैक्टीरिया का बात। अब चलते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरल डिजीज़ में आपके एक तरफ आपके डिजीज़ हैं और एक तरफ फैमिली हैं, क्योंकि अब पर्टिकुलर उनके हम स्पीसीज़ या जीनस स्पीसीज़ का नाम है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैमिली हैं, मतलब हर स्पीसीज़ से हर फैमिली से कई स्पीसीज़ हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें अगर बात करें, सबसे फर्स्ट मेरा है, इसमें सबसे पहला है क्या, हर्पिस सिम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इसके फैमिली की बात करें कि ये डिजीज़ किसके वजह से होता है, तो वो हर्पिस विरिडी के द्वारा, किसके द्वारा होता है, हर्पिस विरिडी। प्लस अगर सेकेंड है आपका चिकन पॉक्स, ये इनका है। और चिकन पॉक्स जिसको वेरिसेला, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने इनको वेरिसेला, वेरियोला और रूबियोला और रुबेला इन सबको एक पास रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाम में बच्चे कंफ्यूज होके किसी का कुछ भी बता देते हैं। तो चिकन पॉक्स, इसका वेरिसेला, इसका भी क्या है, हर्पिस वायरस ही होता है, यानी हर्पिस विरिडी। और स्मॉल पॉक्स यानी कि वेरियोला की बात करें तो वो उसका है पॉक्स विरिडी। क्या होता है स्मॉल पॉक्स का, पॉक्स विरिडी। और मीसेल्स को बोलते हैं रुबियोला। ठीक है, तो ये होता है पैरामिक्सोविरिडी, किसके द्वारा होता है, पैरामिक्सोविरिडी स्पीसीज के द्वारा। फिर है रुबेला किसके वजह से होता है, ये होता है टोगोविरिडी की वजह से। मम्स जिनको बोलते हैं गलसुआ, जो गलसुआ होता है वो होता है पैरामिक्सोविरिडी के द्वारा, किसके द्वारा, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के जो जीनस है, स्पीसीज है, वो क्या कॉज करते हैं, मम्स। फिर है येलो फीवर, जिनको पित्त फीवर या पित्त ज्वर बोलते हैं, वो होते हैं फ्लेविविरिडी के द्वारा। डेंगू भी इन्हीं के द्वारा होता है, फ्लेविविरिडी। और हेपेटाइटिस ए बी सी, ये आपके तीनों जो हैं, ये तीनों 3 तरह के फैमिली से डिजीज कॉज होता है। तो हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये होता है पिक्नोविरिडी। और हेपेटाइटिस बी होता है हिपेंडोविरिडी। फिर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो फ्लेविविरिडी के द्वारा होगा। तो ये आपके ए बी सी थे। फिर बात करते हैं एड्स आप जानते हैं, एड्स यानी कि रिट्रोवायरस या रिट्रोविरिडी बोलेंगे, रिट्रोवायरस भी बोल सकते हैं प्लस रिट्रोविरिडी। रेबीज क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसके सिम्टम क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ये होता है रैप्डोविरिडी के द्वारा। और पोलियो किसके होता है, पिकोर्नाविरिडी की वजह से। ठीक है, तो अगर कभी कभी आपका एड्स पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एड्स मतलब वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। कब मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिएगा, वैसे पता होगा क्या होता है इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो वायरस है, इनके वायरस का नाम क्या होता है, HIV। इस रिट्रोवायरस क्या है, एक तरह का HIV है। और इस HIV का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
डिफिशियंसी, यहाँ ई है, डिफिशियंसी वायरस। तो आप ये दोनों के फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। फिर यहीं अगर बात करें पोलियो की, कि कभी कभी पोलियो का भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, कि कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। इसमें क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स उस दिन पूरे विश्व भर में, मतलब कोशिश किया जाता है हर बच्चे को उसमें क्या दिया जाता है, ये वैक्सीन दिया जाता है, चाहे वो ड्रॉप के फॉर्म में या फिर वैक्सीन के फॉर्म में। तो ये थे आपके वायरल डिजीज़, जो ये अभी तक आपने क्या पढ़ा, कम्युनिकेबल डिजीज़ थे। अब इसके बाद जो आपके नॉन कम्युनिकेबल या फिर कह सकते हैं जो आपके, ये तो बैक्टीरियल और वायरस की बात थी, अब आपके नॉन कम्युनिकेबल और प्लस ये क्या हो गए आपके जेनेटिक, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ये हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। और इसमें आपका जो डिजीज़ था, ये आपके एग्ज़ाम से इसमें से ज़रूर 1-2 बीमारियां या फिर कई सारे, कभी कभी क्या होता है नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि ये वायरल है या फिर आपका बैक्टीरियल है। ठीक है, तो इसमें से आपके सारे वो क्वेश्चन आ जाएंगे, इनसे आप जान सकते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है और कौन सा आपका वायरल है, प्लस कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन सा इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो अब जो इसके अगले पार्ट हैं वो आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे और इस पे जो भी MCQ क्वेश्चन जो इस पे आएंगे, इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं अगले पार्ट में कंप्लीट करा दूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।